वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज से हम क्लास 12 के बिज़नेस स्टडीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए खुशखबरी है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट कर रहे हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, चाहे वो बीबीए कर रहे हैं या कोई भी बीसीए कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर उनको बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, उनके लिए भी खुशखबरी है। तो क्लास 12 के बिज़नेस स्टडीज़ को शुरू करेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का क्या है, किस पब्लिकेशन से हम पढ़ेंगे। तो हम किसी पब्लिकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं। बिज़नेस स्टडीज़ में इतने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको अलग अलग रिसोर्सेज से उठा के पढ़ेंगे। तो चाहे आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हो या किसी और पब्लिकेशन के बुक से आप पढ़ाई करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए। आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 को। ये जो कितने चैप्टर्स है बिज़नेस स्टडीज़ में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिज़नेस स्टडीज़ को, क्लास 12 के बिज़नेस स्टडीज़ को। पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट बी है बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दोनों पार्ट्स में कुछ कुछ यूनिट्स है। तो आज जो हम करने वाले हैं, क्योंकि हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल ही सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो आज पार्ट ए से हम शुरू करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो यूनिट 1 है, चाहे आप चैप्टर 1 कह लीजिए, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो जो चीज़ें पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। शुरू करते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम लाइफ में जितने भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल काम हो या नॉन इकोनॉमिकल काम हो, मतलब चाहे वो पैसे से रिलेटेड काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, हर काम में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मान लीजिए कल सुबह क्रिकेट खेलने जाना है। मान लीजिए आज संडे है और मंडे को सुबह सुबह आपको क्रिकेट खेलने जाना है। तो आपको पता है कि, यानी कि आपने यहाँ पे एक गोल डिसाइड कर लिया। गोल क्या डिसाइड कर लिया कि मंडे मॉर्निंग को यू हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। आपको क्रिकेट खेलने जाना है। उसके लिए आप अपने संडे को, पूरे संडे को कैसे मैनेज करते हो? मान लीजिए मंडे को बोलोगे सर मंडे को छुट्टी नहीं रहती है, संडे को ही क्रिकेट खेलने जाना चाहिए। तो जी नहीं, हो सकता है वो ऑफिशियल मैच हो या आपको स्कूल की तरफ से खेलने जाना हो, तो मंडे को था वो मैच। तो संडे को आप उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि संडे को मैं ज़्यादा खेलता था तो मैं कम खेलूँगा, मैं आराम थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा। उसके अलावा जो होमवर्क है वो भी मैं पूरा कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। टीवी आज 1 घंटे कम देखूँगा। तो इस तरीके से आप मैनेज करते हो, अपने पूरे उस शेड्यूल को मैनेज कर लेते हो। जितना जो भी आपका शेड्यूल है संडे का, उसको उस तरीके से मैनेज कर लेते हो ताकि मंडे के लिए आप प्रिपेयर रहो। तो आपने क्या किया, आपको पता नहीं चला, लेकिन इनडायरेक्टली आपने वो मैनेज किया है, और ये जो प्रोसेस था दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। चाहे आपकी मम्मी घर का काम करती हो, चाहे आपके पापा ऑफिस का काम करते हो, चाहे आप स्कूल का काम करते हैं, चाहे अपना पर्सनल काम करते हैं, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। सेम आपका स्कूल भी अपने स्कूल का मैनेजमेंट देखता है, ऑफिस वाले अपने ऑफिस का मैनेजमेंट देखते हैं, माँ अपने घर का मैनेजमेंट देखती है, आप अपने पर्सनल रूटीन का मैनेजमेंट देखते हो। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह फैला हुआ है और मैनेजमेंट हर कोई करता है। इस तरीके से हम अगर बात करें तो एवरी सिंगल पर्सन इज़ मैनेजर इटसेल्फ। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी which is necessary wherever there is a group of people working in an organization। लेकिन हम यहाँ जनरल सेंस में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बात करेंगे बिजनेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेर एवर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, कोई भी संगठन ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, जहाँ ग्रुप में लोग काम करते हैं, जहाँ 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 10, 15, 20, 25, 200, 5000, लाख, ऐसे इस संख्या में काम करते हैं। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होंगे,
वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। किसी भी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग जॉब तो करते ही है, साथ ही साथ अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ जॉब करते हैं। मान लीजिए किसी का पोस्ट आपके बराबरी का है, किसी का पोस्ट आपके ऊपर का है, किसी का पोस्ट आपके नीचे का है। तो इस तरीके से सबको उसका काम डिवाइड किया होता है, सबको उसका काम असाइन कर दिया गया होता है कि तुम सुपरवाइज़र हो, तुम मैनेजर हो, तुम वर्कर हो, ठीक है। इस तरीके से सबको सबका काम बता दिया गया होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो गोल है वो सेम है। सेम क्या है, गोल क्या है, गोल का मतलब है ऑब्जेक्टिव, वो किस लिए काम कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी में जब लोग काम करते हैं तो वो इसलिए काम करते हैं कि कंपनी को कमा के कुछ दे सके, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर सके। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है वो एक है, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं, अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना और उनको मोटिवेट करना, ताकि वो जो गोल है, कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, नेसेसरी है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके कंपनी में या बिजनेस में, इसीलिए मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, हर फील्ड में जहाँ पे ग्रुप्स में लोग काम करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो सेम काम नहीं कर रहे होते, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहा होता है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहा होता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम कर रहा होता है, कोई सेल्स से रिलेटेड काम कर रहा होता है। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है वो कॉमन है, और वो गोल क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है, उनको गाइड करना। मैनेजमेंट किसे कहेंगे, तो मैनेजमेंट एक समूह होता है लोगों का, ठीक है। जैसे कंपनी में बहुत सारे मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, जितने भी पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कलेक्टिवली मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग क्या होता है, तो देखिए मीनिंग है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक बार पहले सिंपल भाषा में इसको समझिए कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ये मीनिंग क्या कह रहा है। तो मीनिंग कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को पूरा करने के लिए जो एफर्ट हम लगाते हैं वही मैनेजमेंट है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और उस मैनेजमेंट को, उन कामों को करने का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, कंपनी का गोल क्या होगा, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, है ना। तो इस गोल को पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वो गोल कैसे अचीव होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो लास्ट के दो वर्ड्स लिखे गए हैं, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब समझिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब ये है, दो अलग अलग मतलब है। इफ़ेक्टिव कौन होगा और एफिशिएंट कौन होगा। तो इफ़ेक्टिव उस पर्सन को कहेंगे, मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। तो ए और बी दोनों को काम दिया गया, एक ही काम दिया गया, बोला गया कि ये काम लो और इसे 5 दिन के अंदर में कर दो। कितने दिन के अंदर में, 5 दिन के। कोई एक काम दे दिया गया, ए ने उस काम को 5 दिन के अंदर कर दिया और बी ने उस काम को 4 दिन के अंदर कर दिया या 5 दिन के अंदर कर दिया। लेकिन एक फ़र्क क्या रहा, एक फ़र्क ये रहा कि ए को उस काम को करने में 10,000 रुपये लग गए और बी को उसी काम को करने में मान लीजिए 8,000 रुपये लग गए। तो ए और बी दोनों ने काम किया किसी तरह से, लेकिन ए को 10,000 रुपये लगे और बी को 8,000 रुपये लगे। तो यहाँ पे ए जो है, ए इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का ये मतलब होता है कि काम को कर देना,
लेकिन टाइम एक जो कहते हैं कॉस्ट का नहीं देखना, बस काम को किसी तरीके से कर देना, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन एफिशिएंट कौन कहलाएगा? जो सेम काम को करेगा लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करेगा, टाइम के अंदर में करेगा। मान लीजिए 5 दिन का टाइम दिया गया तो या तो 4 दिन में कर देगा, जल्दी से जल्दी करेगा, और पैसे जो कैपिटल है, वो जो कॉस्ट लगाएगा वो कम लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो किसी तरीके से काम को कर दे वो इफ़ेक्टिव कहलाएगा, लेकिन जो कम रिसोर्सेज में उसी काम को अच्छे से कर दे वो एफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ है, मैनेजमेंट करने का यही पर्पस होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने कॉमन गोल्स को, कंपनी के कॉमन गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया मीनिंग। अब आगे बात करते हैं, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जीन न्यूपोर्ट के हिसाब से, रॉबर्ट एल ट्रेवली और एम जीन न्यूपोर्ट जो है ये एक क्या है, ये एक ऑथर है। ठीक है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को इन्होंने लिखा है, ऑब्जर्व किया है प्रिंसिपल्स को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है। तो इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। इन्होंने क्या बोला है, कैसे डिफ़ाइन किया है मैनेजमेंट को? इनके हिसाब से मैनेजमेंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है प्लानिंग, यानी कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। आपको किसी काम को करना है तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, देन डायरेक्टिंग करना पड़ता है, देन उसी काम को कंट्रोल करना पड़ता है, एंड दैट स्टेप इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो इतने सारे स्टेप्स उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन होता है। किस लिए? ये जो आपने एक कॉमन गोल सेट किया है उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए ये प्रोसेस आप करते हैं, और जो आपका ऑपरेशन है उसको अचीव करने के लिए आप कोऑर्डिनेट करते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। किसके बीच में? ह्यूमन रिसोर्सेज आपके जो है और आपका जो मटेरियल है उसके बीच में। तो एक बार फिर से समझिए, कॉमन गोल को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस आप अपनाते हो मैनेजमेंट का, उसमें प्लानिंग करते हैं आप, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, एवं जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपका जो रिसोर्सेज है यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, और भी जो जिनसे आप अपना मैनेजमेंट करोगे, आई मीन कंपनी को रन कराओगे, उनके बीच आप कोऑर्डिनेशन एक लेकर के चलते हो और प्रोडक्ट बनाते हो और उसको सेल करते हो। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट पूरा। किसके हिसाब से? रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जीन न्यूपोर्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो हमने देखा था कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है। तो देखिए, जब कभी भी आप कोई काम करने जाते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको उससे पहले सोचनी पड़ती है, और वो चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कपड़े का मिल बनाना है, कपड़े का मिल बनाना है, मान लीजिए कपड़े का मिल। तो उस मिल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, कहाँ पे उसको इस्टेब्लिश करेंगे, क्यों करना है आपको, कैसे होगा, कौन करेगा, इन सब चीज़ों के सवाल आप पहले ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूरा ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं कि चलो इस तरीके से ये काम होगा और ऐसे ऐसे यहाँ से पैसे आएंगे, इसको हम देंगे काम, ये हमारा काम करेगा। तो ये सब जो चीज़ें आप तैयार कर लेते हो पहले से, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेते हो उस काम को करने के लिए। तो वही जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका प्लानिंग होता है। यानी कि आप किसी काम को करने से सबसे पहले जो आप काम करते हैं आप, वो प्लानिंग कहलाता है। जब आप एक बार प्लान कर लेते हैं किसी काम को करने का, तो अब बारी आती है कि चलो प्लान हो गया, ऐसे ऐसे करना है, अब हम
उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं जिनके थ्रू हम काम करेंगे। तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग का। इसमें आप क्या क्या करते हैं, इसमें आप वो जगह देखते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आप लेकर आते हैं। एक तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जब सारा ये चीज़ हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप डन हो जाता है, उसके बाद अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स की। मशीन तो आ गई, बिल्डिंग तो आ गया, प्लान भी सारा कुछ कर लिया, लेकिन अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेले आप क्या क्या देखोगे। इतना बड़ा काम आपने सोचा है, अकेले आप नहीं कर सकते। एक पान की दुकान तो लगानी नहीं है कि अकेले हो जाए। तो अब बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, यानी कि लोगों को हायर करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसके लिए जो स्टेप आता है वो कहलाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप लोगों को हायर करते हो, रिक्रूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करने के लिए अलग अलग पोस्ट पे। एक बार लोग को भी आप इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि स्टाफिंग का जो आपका स्टेप है वो डन हो जाता है। देन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, जो स्टाफ्स को आप लेकर आए हैं उनसे कैसे काम करवाना है, उनको कैसे बताना है, कैसे गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे लीड करना है। ये सब जो काम आप जिस स्टेप में करते हो उस स्टेप को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। उसके बाद अब काम चलने लग गया, आपने डायरेक्ट भी करना शुरू कर दिया, सब काम धीरे 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 हो गया और एक आउटपुट आ गया आपका, यानी कि जो आप चाहते थे वो आ गया। अब आप देखते हैं कि आप जो चाहते थे, मान लीजिए आपका कुछ टारगेट रहा होगा काम करने से पहले कि मुझे इतना माल तैयार करना है या इतने कपड़े मुझे मैन्युफैक्चर करने हैं। तो ये सारा डायरेक्टिंग तक का प्रोसेस हो गया और आपका आउटपुट निकल के तैयार हो गया। अब आप देखते हैं कि आपने जो सोचा था उतना टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस स्टेप को कहते हैं, ये लास्ट स्टेप है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में आप देखते हैं कि आपका जो डिज़ायर्ड गोल था, यानी कि आप जितना चाहते थे, और जो एक्चुअल गोल आपका अचीव हुआ है, क्या वो उस हिसाब से हुआ है या उससे कम हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम हुआ है तो आप निकालते हो डेविएशन कि कहाँ पे गलती हो गई कि मैं जो चाहता था वो हुआ नहीं। तो कंट्रोलिंग में आप ये देखते हो। तो आई होप एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हर स्टेप में हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे इन सब स्टेप्स को। तो ये बात समझ में आया कि प्रोसेस क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस में कितने फंक्शंस होते हैं। तो ये फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग की। अब प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग एक फंक्शन है जो एडवांस में डिटरमाइन हम जिसके थ्रू करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ पे करेगा। तो जितने भी डब्ल्यू है, जितने भी क्वेश्चन हैं, हम इसी में क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। ठीक है, जितने भी डब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप इसमें सॉल्व कर लेते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे और कौन करेगा। प्लानिंग में हम ये प्लान करते हैं। उसके अलावा प्लानिंग जो है ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना, सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो बाकी जो फंक्शंस हैं इसको फॉलो करते हैं। Planning is the process of deciding the objectives to be achieved and selecting the ways and means of achieving the pre-decided objectives. Planning में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम करते हैं कि हम किस लिए कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है इसको लेकर के सारा कुछ हम प्लान करते हैं प्लानिंग के दौरान। ओके, प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट तो नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने बिज़नेस करने का प्लान कर लिया, तो सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन जो रिज़ल्ट होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने भले ही कुछ भी प्लान कर लिया हो, लेकिन आपको लॉस होने वाला है तो लॉस हो करके ही रहेगा। लेकिन हाँ, प्लानिंग अगर आपने अच्छे से किया है तो उस लॉस को आप मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंट कर सकते हो, होने से बचा सकते हो। तो किसी भी बिज़नेस को करने से पहले प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। और प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग। में क्या करते हैं, एक बार हमारा प्लानिंग हो गया कंप्लीट, हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या करना है,
तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप लोगों के बीच में और उन लोगों को क्या क्या टास्क असाइन किया गया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ असाइन की गई है और कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, रिसोर्सेज को हम कैसे लेकर आएंगे, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ये सब चीज़ें लाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, establishing reporting relationships and allocating resources required to carry out a specific plan। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम पूरा एक मतलब एक हायरार्की तैयार करते हैं कि किस कौन कौन से ड्यूटीज़ असाइन हम लोगों को करेंगे, उन्हें कैसे कैसे टास्क देंगे, इनको ग्रुप करते हैं, तो ग्रुपिंग ऑफ टास्क होता है ऑर्गेनाइजिंग में। साथ ही साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं किसे, हर एक डिपार्टमेंट को। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, तो इन उसके बाद ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, तो सबको अलग अलग रिसोर्स को भी एलोकेट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में। उसके अलावा क्या करते हैं, इट डिसाइड्स हु विल डू टू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। मतलब कौन करेगा, तो पोस्ट हम तैयार कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में कि ये मैनेजर क्या काम करेगा, सुपरवाइज़र क्या काम करेगा, टॉप लेवल मैनेजर्स क्या काम करेंगे। तो यही जो इन सब बातों को जिस स्टेप के अंडर में हम डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? ओके, ऑर्गेनाइजिंग करने का के पीछे क्या मकसद होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग करने के पीछे मकसद यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल टास्क जो है उनको हम डिवाइड कर दें अलग अलग यूनिट्स में और या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, और हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क हम असाइन कर दें, तो कि तुम्हें फाइनेंस का काम देखना है, तुम्हें मार्केटिंग का काम देखना है, तुम्हें ये काम देखना है, तुम्हें ये काम देखना है। तो जितने भी काम हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या हम असाइन कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग में जो रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में वो कैसा होता है, वो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। वर्टिकल रिलेशनशिप और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के बीच में आपका क्या मतलब है, तो मान लीजिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो जब दो लोग मान लीजिए ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और ये दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होगा कि दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे होंगे। देखो ए भी यहीं पे है और बी भी यहीं पे है, तो दोनों क्या है, पेयर है एक दूसरे के। ओके, दोनों एक दूसरे के कलीग हैं, मतलब सेम पोस्ट पे, पेयर कहलाएगा बेसिकली। उसके अलावा मान लीजिए अगर सी यहाँ पे है, डी या इसके नीचे है, ई इसके भी नीचे है, तो ये जो रिलेशनशिप कहलाएगा सी डी और ई के बीच में, ये कहलाएगा वर्टिकल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप में ये होता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का या तो सबऑर्डिनेट होता है या सुपीरियर होता है। जैसे डी जो है ये सी का सबऑर्डिनेट है और ई का सुपीरियर है। क्लियर है? तो इस तरीके का रिलेशनशिप कहलाएगा वर्टिकल रिलेशनशिप। और इसके अलावा जो ये सेम पोस्ट पे दोनों हैं तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में क्या क्या चीज़ें करते हैं, आई होप क्लियर है। उसके अलावा बात आता है अगला प्रोसेस, अगला जो स्टेप है वो है स्टाफिंग। अब देखिए प्लानिंग कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं, यानी कि पोस्ट वगैरह सब डिसाइड कर चुके हैं हम। क्लियर है? अब बात आती है कि अब इन पोस्ट पे बैठेगा कौन, तो कोई ना कोई इंसान ही उन पोस्ट को संभालेगा, उन डिपार्टमेंट्स को संभालेगा, वर्कर का काम वही करेगा, मैनेजर का काम भी वही करेगा, सब यही करेंगे। तो अब बात आती है स्टाफिंग करने की। तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफ्स को हायर करना। क्लियर है? बेसिकली तो स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जब अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्षमता वाले लोगों को, अलग अलग एलिजिबिलिटी वाले लोगों को हायर करते हो तो उसे कहते हैं हम स्टाफिंग। जैसे मैनेजर्स को आप मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजर हायर लेवल मैनेजर्स होंगे उनके लिए आप ढूंढते हो MBA को, उससे नीचे वाले को ग्रेजुएट भी चल जाता है और नीचे वाले का 12th भी चल जाता है। वर्कर्स आप 8वीं या 10वीं पास ले लेते हो या उसके लिए कोई क्राइटेरिया ही आप नहीं रखते हैं। तो अलग अलग एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को हायर करके उनको उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से पोस्ट असाइन करना ही कहलाता है स्टाफिंग। ओके, इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज़ एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज़ बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स, नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब
रोल्स अकॉर्डिंगली। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टाफिंग अलग अलग इंसान को उसके स्किल के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से रिक्रूट करना और उसी अकॉर्डिंग उन्हें जॉब असाइन करना ही कहलाता है स्टाफिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंडर में क्या करते हैं, डायरेक्टिंग की स्पेलिंग गलत है, TI होगा, वो मिस हो गया है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द accomplishment of organizational goals. It is a continuous managerial process that goes on throughout the life of organization. Okay, स्टाफिंग हो गया, लोगों को हायर कर लिया, अब आपका काम शुरू हो गया, आपने काम करना शुरू कर दिया। अब बीच बीच में आप देखोगे ना कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स को क्या करेंगे, लीड करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें इंस्पायर करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है यानी कि मेकिंग प्रॉफिट, उस दिशा में अच्छे से काम कर सके। क्लियर है? तो ये जो फंक्शन है डायरेक्टिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको समझ में आ गया। लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, एट्सेट्रा। ओके, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो हमारा है फंक्शन वो है कंट्रोलिंग। अब देखिए, पहले आपने प्लान किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को, देन स्टाफिंग कर ली, लोगों को भर्ती कर लिया, और उसके बाद आपने डायरेक्टिंग भी कर ली, यानी कि उन्हें गाइड वगैरह कर दिया। अब वो उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है रिज़ल्ट की। तो एक आपने सपना देखा रहा होगा जब आपने बिज़नेस करना शुरू किया होगा, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया होगा, तो आपने सपना देखा होगा कि मैं 1 साल के अंदर में 2 लाख यूनिट इस कपड़े के प्रोड्यूस करूँगा। अब जब रिज़ल्ट आया तो आपने देखा, अब वहाँ पे आप चेक करते हो कि आपने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट अचीव हुआ है या अचीव नहीं हुआ है। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। अगर अचीव हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अचीव नहीं हुआ है तो आप देखते हो कि कहाँ पे कमी रह गई। क्या आपके स्टाफ्स कम थे, क्या आपके जो स्टाफ्स थे वो उनमें उतने काम करने की पोटेंशियल नहीं थी, या आपका मशीन जो था वो आउटडेटेड था, या क्या चीज़ थी, क्या कारण था जिसकी वजह से वो सेट ऑब्जेक्टिव, जो वो स्टैंडर्ड गोल था, वो आपका अचीव नहीं हो पाया, और वो जो डेविएशन आया उसके पीछे रीज़न क्या था। तो जो भी रीज़न होता है उसे आप फाइंड आउट करते हैं और उसे दूर करने की आप कोशिश करते हैं। इसीलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर है? इट इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, measuring actual performance, comparing it with established standards, and taking corrective action where any significant deviation is found. देखा आपने क्या क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आप सेट करते हो, यानी कि ये आपको अचीव करना है, उतना गोल आप सेट कर लेते हो। देन आप मेज़र करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ, कि आपने जो गोल सेट किया था और एक्चुअली में जो काम हुआ है वो दोनों के बीच में क्या समानताएं या असमानताएं हैं। जब कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और जो मैंने सोचा था उतना टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, यानी कि कहीं ना कहीं डेविएशन आ रहा है, तो उस डेविएशन को कैसे फुलफ़िल करेंगे, कैसे करेक्ट हम करेंगे, कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए आप कोई करेक्टिव एक्शन लेते हो। क्लियर है? तो ये लास्ट फंक्शन था कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब जो एक टर्म आता है इफ़ेक्टिवनेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे मैनेजमेंट का, उसमें था कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है? बाय यूजिंग रिसोर्सेज। तो जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी या एफिशिएंट, इनका मतलब क्या है? तो एक बार मैंने बता चुका हूँ, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क। जो टास्क आपको असाइन किया गया है उससे आप पूरा कर देते हैं, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट, दैट इज़ फिनिशिंग द गिवन टास्क। आप किसी भी तरह से आपको असाइन हुआ टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो वो कहलाता है इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि आप इफ़ेक्टिव हैं। क्लियर है? आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव होना ही सिर्फ
इतना भी सिर्फ इफ़ेक्टिव होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट है या नहीं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि और ज़्यादा आप में क्वालिटी है या नहीं। आप क्या कम पैसों में उसी काम को कर सकते हैं या कम टाइम में उसी काम को कर सकते हैं। अगर कोई कर देता है सेम काम को आपसे कम टाइम में या कम पैसा लगाए हुए तो वो कहलाएगा एफिशिएंट। तो इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, जस्ट फिनिशिंग द गिवन टास्क। अगर आप जस्ट फिनिश कर देते हो तो आप इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो एफिशिएंट कौन कहलाएगा? It is concerned with the doing the right task at right time and with minimum cost। वो पर्सन जो सेम टास्क को राइट टाइम में कर देगा, यानी कि हो सकता है आपसे कम टाइम में कर दे और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर दे, तो वो इंसान कहलाएगा एफिशिएंट। क्लियर है? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट का क्या मतलब हो गया, समझ में आ गया? इफेक्टिव होना ही सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप एफिशिएंट हो साथ ही साथ तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत प्लस पॉइंट है आपके साथ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की और फीचर्स की, यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो विशेषता है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप मैनेजमेंट किस लिए करते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मैनेजमेंट क्यों करता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट कर देता है कि मुझे 1 साल बाद इतना प्रॉफिट कमाना है या इतना प्रोडक्शन करना है या मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है। दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कुछ भी वो सेट कर देता है और उस गोल को कैसे अचीव किया जाए इस दिशा में काम करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट, कहते हैं ना। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अ गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा ही नहीं कुछ, बस ऐसे ही मक्खी मारने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दिया बस कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस शो के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई कंपनी बनानी है, तो जब किसी का कोई गोल ही नहीं है तो उसके दिशा में वो मेहनत नहीं करेगा, और जब मेहनत नहीं करेगा तो मैनेजमेंट की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अगर गोल है तो वहाँ पे मैनेजमेंट है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका जो पर्सनल लाइफ हो। अगर आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ गोल सेट किया है, उसके पीछे आप मेहनत करते ही करते हो एंड उसके हिसाब से आप सारा काम अपना मैनेज करते हो। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। ओके, दूसरा जो फीचर है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है ना। वो अलग अलग उनकी जो एजुकेशन होती है वो अलग होती है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, मे बी उनका वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी अलग होते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। who work together with team spirit and coordination to achieve the goals of the organization। लेकिन वो जो काम करते हैं, वो उनका काम करने के पीछे जो मकसद होता है, उनका जो गोल होता है वो एक ही होता है। तो हमें समझ में आ गया कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक टीम के द्वारा किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है, और उसमें पूरी टीम का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? तीसरा जो हमारा फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, तीसरा है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। क्या मैनेजमेंट दिखाई देता है? नहीं। क्या मैनेजमेंट को आप टच कर सकते हो? नहीं। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम पहले ऐसे ही 10 दिन में करते थे, कोई एक काम 10 दिन में करते थे। उसके बाद आपने सोचा कि इस काम को करने में बहुत टाइम लग जाता है, मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं मैनेज करूँ चीज़ों को कि मेरा काम ये 10 के बदले 8 दिन में हो जाए। तो पहले आप ऐसे ही लेज़ी बन के उस काम को करते थे, या बीच में आप रेस्ट ले लेते थे 3-4 घंटे का, खाने चले जाते थे, खेलने चले जाते थे, नहाने चले जाते थे, कुछ भी करने लगते थे। यानी कि
आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में उस काम को नहीं करते थे तो आपको उस काम को करने में 10 दिन लगते थे, लेकिन फिर आप सिस्टमेटिक आप काम को करने लग गए। आपने अपने नहाने का टाइम फिक्स कर दिया, खाने का टाइम फिक्स कर दिया, खेलने का टाइम फिक्स कर दिया, सोने का टाइम फिक्स कर दिया, और इस तरीके से जब आप मैनेज करने लगे चीज़ों को तो उस काम को आपने देखा कि वो काम 8 दिन में हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इसे ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैनेजमेंट को इंस्ट्रूमेंट मार्केट से हमने ख़रीदा और बस मैनेज कर दिया चीज़ों को नट बोल्ट टाइट करके, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट आपको दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, लेकिन बस आप फील कर सकते हो, अपने काम में अंतर देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, मैनेजमेंट और क्या करता है? जब मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट its presence can be felt when targets are achieved according to plans, employees are happy and satisfied, and there is order lines instead of chaos. तो वही है, जब काम आपके अकॉर्डिंग होने लगता है मैनेजमेंट के थ्रू तो आप हैप्पी रहने लगते हो, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, आपका कंपनी का जो एनवायरनमेंट है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी खुश रहने लगते हैं, और एक केओस जो होता है अफरा तफरी, उसका माहौल ख़त्म हो जाता है और बहुत ही एक ऑर्डर सेट हो जाता है आपके कंपनी में। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात करें वो क्या है? वो है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह उपलब्ध है, मतलब हर जगह फैला हुआ है। किसी एक ही जगह पे मैनेजमेंट फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट जो क्या होता है? मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में ये जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है, चाहे वो बड़ा हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, मैंने जैसा बताया शुरू में ही कि आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके पापा का ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी संस्था हो, चाहे वो कोई क्रिकेट टीम हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, वो सब क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं अपने काम को। अब हर जगह मैनेजमेंट चलता रहता है। क्लियर है? तो इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट एक फैला हुआ है, विस्तृत है हर जगह। कहीं एक जगह ही मैनेजमेंट नहीं होता, हर कहीं मैनेजमेंट होता है, हर कोई मैनेजमेंट करता है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट जो विशेषता है मैनेजमेंट की वो क्या है? मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट के कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सिर्फ एक ही चीज़ का मैनेजमेंट नहीं करते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती है? मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका गारमेंट का ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों ना हो, आपके मान लीजिए आप कपड़े की मिल है आपकी, तो उस मिल में जो मैनेजमेंट करना होता है वो सिर्फ उस काम को मैनेज नहीं करना होता है, काम को तो मैनेज करना ही होता है, उसके साथ साथ उस वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनमें भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आपको उससे भी मैनेज करना पड़ता है। साथ ही साथ और क्या करना पड़ता है? जो ऑपरेशन है, जो काम हो रहा है उसे भी देखना पड़ता है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें भी देखना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल डायमेंशनल नहीं है, किसी एक चीज़ को मैनेज कर दे और काम हो गया। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है मैनेजमेंट के अंदर में। तो यही कहा गया है कि मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है? तो देखिए, मैनेजमेंट कहीं पे जाके रुक नहीं जाता। आप प्लानिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो। पहला आप प्लानिंग करते हो, लास्ट में कंट्रोलिंग करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम ख़त्म हो गया। 1 साल वो ख़त्म हुआ, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्लान आपको करना पड़ेगा, फिर से ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर से स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर से आपको करना पड़ेगा वो जो कंट्रोलिंग से पहले आप करते हो डायरेक्टिंग, यस मैं खुद भूल गया था, देन आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये साइकिल वो चलता रहता है, ठीक है, कभी भी रुकता नहीं है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आपने प्लानिंग किया, आपने प्लानिंग कर लिया, देन ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, कंट्रोलिंग कर लिया, तो ये जो है ये पूरा साइकिल जो ये चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है।
क्योंकि जब तक आपका बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट वो हमेशा चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकने का प्रोसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन कैसे है, तो देखिए एज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which consist of various economic, social, legal, technological and political factors। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश होता है किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। आपका कंपनी मान लो, आपका बिजनेस जहाँ पे इस्टेब्लिश है वहाँ पे किसी की गवर्नमेंट होगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही होगी, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, उसके अलावा वहाँ का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब मिल करके इफ़ेक्ट डालते हैं किस पे, मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेता है चेंज के हिसाब से, जिस तरीके से चेंज आएगा उस तरीके से मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो मैनेजमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक कहते हैं। ये डायनेमिक फंक्शन होता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैकडोनल्ड्स जो है वो एक फास्ट फूड जाइंट है ना, मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। एग्जाम्पल, इट ऑफर्स आलू टिक्की बर्गर। देखिए मैकडी जो है, आपने सबने सुना होगा और मैकडोनल्ड्स में जा कर के कभी ना कभी खाया होगा या ऑर्डर किया होगा वहाँ से। तो अमेरिका में जो मैकडोनल्ड्स है या ऑस्ट्रेलिया में जो मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पे वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से बर्गर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब मैकडी ने इंडिया में अपना आउटलेट खोलना शुरू किया, चेन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना शुरू किया मैकडी ने, मैकडोनल्ड्स ने, तो यहाँ पे इंडियन काफ़ी आलू टिक्की के दीवाने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने आलू टिक्की बर्गर बेचना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि इंडियन जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स के बर्गर में आलू टिक्की ज़रूर होता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में भी मैकडोनल्ड्स में आलू टिक्की डाला जाता रहा होगा, तो ऐसा वो नहीं डालते थे। वो वहाँ पे नॉनवेज डालते थे या कुछ और चीज़ डालते थे, अलग अलग मटीरियल्स डालते थे। लेकिन जब इंडिया में उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनकी मैनेजमेंट ने, जो इंडिया में उनका ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देख रही थी, उन्होंने मार्केट को एनालाइज़ किया और उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की कि इंडियन मार्केट में आए हैं तो इंडियन रॉ मटेरियल को यहाँ पे डालो, इंडियन जो पसंद करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड कराओ। तो आलू टिक्की बर्गर उन्होंने यहाँ पे देना शुरू कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है एज पर द सिचुएशन। ओके, अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो देखिए मैनेजमेंट के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स से क्या मतलब है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है। तो मैनेजमेंट जो लोग देखते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, ये कलेक्टिवली जो अपना मैनेजमेंट देखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, तो ये पूरा हो सके। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी का ग्रोथ हो सके, किस तरीके से मार्केट में वो सर्वाइव करेंगे ये हो सके। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी सोसाइटी के बीच में ही इस्टेब्लिश है, तो वो लोगों का किस तरीके से ख्याल रखती है अपने साथ साथ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो जो काम कर रहे हैं तो उन्हें अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी लेके चलना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी के साथ साथ हमारा भी विकास हो सके, एम्प्लॉयज़ का भी विकास हो सके। तो ये जो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो वो गोल रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों करती है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ख्याल रखती है। सबसे पहला कि सर्वाइवल, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केट में, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करेगी। सबसे पहला गोल तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर लॉस या कवर कॉस्ट्स। तो
किसी भी मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है सबसे पहला वो है सर्वाइवल। जब तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो आगे का काम का वो सोच ही नहीं सकते। तो सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ताकि जो वो कॉस्ट लगाते हैं उनको कवर अप कर सके और लॉसेस जो कभी हुए हैं उसको बेयर कर सके और साथ ही साथ मार्केट में लॉन्ग रन के लिए बने रह सके, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। तो सिर्फ सर्वाइव करना ही इनफ नहीं है, समय के साथ साथ जब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तब तक आप कंटिन्यूसली मार्केट में टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? क्योंकि जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे, जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा निकल रहा है, तो फिर बचा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रॉफिट मस्ट है अर्न करना। सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉफिट भी धीरे धीरे अर्न करना होता है। और जब एक बार प्रॉफिट अर्न होने लग गया तो तीसरा है ग्रोथ। तो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो ग्रोथ भी हो जाएगा कंपनी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो क्योंकि मैनेजमेंट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी सोसाइटी में ही इस्टेब्लिश होती है, सोसाइटी के लोगों से ही वो चलती है। वहाँ के लोग वहाँ पे जाके चीज़ों को परचेज़ करते हैं, तभी जा कर के वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। तो इसलिए क्या करना होता है, मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो फुलफ़िल करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोसाइटी के हिसाब से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट और इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। सबसे पहला जो है वो है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रन कर रही है, काम कर रही है, उसे इस तरीके से काम करना चाहिए या इस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, इस तरीके से मेथड अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैडली इफ़ेक्ट ना हो। हालांकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है वो इन्हीं वजहों से होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई है इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप इस तरीके से मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करिए ताकि ये जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और जो बैडली इफ़ेक्ट ना करे हमारे एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए। उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? और है प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स, रोड्स, हेल्थ, एट्सेट्रा। तो जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वहाँ पे वो स्कूल प्रोवाइड करा सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, जैसे टाटा करती है, ठीक है, टाटा के नाम से स्कूल्स भी है, टाटा के नाम से हॉस्पिटल्स भी है। तो ये एग्जांपल्स हो गया। उसके अलावा गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वहाँ पे लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट वो दे सकती है, एक कोटा ला सकती है कि इस कंपनी में जिस एरिया में वो कंपनी रन कर रही है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए, उस एरिया में रह रहे लोगों के लिए वो 20% या 30% कोटा दे सकती है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वो प्रोवाइड करा सकती है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव का। मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, है ना। जो डाइवर्स नीड्स हैं, डाइवर्स नीड्स को किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो पहला, फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग देम कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मैनेजमेंट सैलरी देती है, जो कि ठीक ठाक सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, और टाइम टाइम पे उन्हें पर्क्स देती रहती है। पर्क्स का मतलब है इंसेंटिव्स देती रहती है। कहीं हॉलीडे का टिकट दे दिया या कुछ बोनस दे दिया, कुछ अमाउंट इंक्रीमेंट कर दिया सैलरी में, तो ये सब पर्क्स भी उन्हें टाइम टाइम पे देते रहना चाहिए। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। उसके अलावा सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है कि काम जहाँ पे करते हैं वहाँ पे लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज़ हो सके, वो उनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और साथ ही साथ फिर जब काम उनका रिकॉग्नाइज़ होने लगेगा तो प्रमोशन भी उन्हें मिलेगा। तो ये भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है मैनेजमेंट का। साथ ही साथ हायर लेवल ग्रोथ सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हायर लेवल ग्रोथ का मतलब है कि उनका प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह टाइम के साथ साथ। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत दिनों से काम कर रहा है तो सेम पोस्ट पे उन्हें ना रख करके उन्हें अलग अलग पोस्ट पे भेजना चाहिए और उन्हें
प्रमोशन का भी मौका देना चाहिए। तो ये कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हम कर तो लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस क्या है इसका। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो एक ग्रुप गोल्स है, यानी कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट अर्निंग का या ग्रोथ का, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट नेसेसरी है। ओके, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। उसके अलावा मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज करता है मैनेजमेंट? तो बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए किस तरीके से एफिशिएंसी आएगी मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में जो फंक्शंस होते हैं, अच्छे से अगर प्लानिंग किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग किया जाए, उसके अलावा डायरेक्टिंग किया जाए, कंट्रोलिंग किया जाए, तो जो भी काम होता है, जो भी वर्क हो रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब अच्छे से होने लगेगा। कॉस्ट कटिंग होने लगेगी। जो कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा लगता था वो धीरे धीरे कॉस्ट कम रिड्यूस होने लगेगा। इस तरीके से मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals. जो मैनेजर्स होते हैं वो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जो उनका वर्क है, वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके और वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो अच्छे से पूरा कर सके। और एक बार जो अपना काम अच्छे से करने लग जाएंगे तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप होने लग जाएगा। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अभी अभी हमने बात की कि जिस भी एरिया में ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है उस एरिया का विकास भी वो करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं ना कहीं स्कूल्स बना दिया या रोड बना दिए या लाइट लगवा दी, तो इस तरीके से बेसिक एम्यूनिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो मैनेजमेंट ये काम भी करती है, ये एक इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। उसके अलावा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के होने से वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डायनामिक हो जाता है। ये कैसे होता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एनवायरमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। जो काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, तो हमेशा जो है वो वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, इकोनॉमिकल चेंज हो सकता है, फिज़िकल चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, राइट। तो टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो जिस तरीके से एनवायरमेंट होगा उसी तरीके से चेंज भी करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को अडेप्ट करना होता है उस सिचुएशन को। तो इसमें मदद कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं? तो बेसिकली 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। उसके नीचे भी एक लेवल होता है, 4th, वो लाइन वर्कर्स का होता है, ठीक है। वो वहाँ पे वर्कर्स आते हैं, तो उन्हें हम मैनेजमेंट नहीं कह सकते, बट वो हिस्सा होते हैं मैनेजमेंट का। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे है ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, या इन्हें लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनके नीचे आता है वर्कर्स, ठीक है, जो डायरेक्ट काम करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जो सबसे ऊपर होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सबसे बड़े बड़े पोस्ट्स पे होते हैं, जो कि मेनली प्लानिंग का काम करते हैं, आइडिया फॉर्मुलेट करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। ये सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अच्छा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं वो क्या क्या है? वो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO कहते हैं। देन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CMO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये जो था, ये कुछ टॉप लेवल मैनेजर्स के टाइप्स हैं। ये लोग टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं,
ठीक है। दे आर फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एट्सेट्रा। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ये किसी एक ही डिपार्टमेंट से नहीं होंगे, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे। हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ लोग टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहेंगे, जैसे ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए। मार्केटिंग से जो होगा वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा। उसके अलावा ऑपरेशन से कुछ लोग होंगे, ठीक है। और तो ये सब मिला करके बन गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, ये लोग करते क्या हैं टॉप लेवल वाले, तो ये क्या करते हैं, ये टू फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ये क्या करते हैं, गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फॉर्मुलेट करते हैं। ये सोचते हैं कि इन्हें क्या अचीव करना है नेक्स्ट 2 ईयर में या नेक्स्ट 10 ईयर्स में या नेक्स्ट 20 ईयर्स में, ये गोल डिसाइड करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, प्लान करते हैं, है ना। बहुत छोटे प्लान्स करते हैं। इन सबको मिला करके ये स्ट्रेटजी बनता है। तो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि किस तरीके से उन प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और किस तरीके से इस गोल को, जो डिज़ायर्ड गोल है उनका नेक्स्ट 10 ईयर्स का या नेक्स्ट 5 ईयर्स का या नेक्स्ट 2 ईयर्स का, उसको किस तरीके से वो अचीव करेंगे। उसके अलावा और क्या काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, टू कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। इन सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इनको कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। सब सारे डिपार्टमेंट्स के जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि नहीं हर लोगों के पास, तो इन चीज़ों को देखना काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। उसके अलावा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का और किस तरीके से वेलफेयर होगा, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। उसके अलावा टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, किसकी पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, गिरने वाली है, और ये उस कंपनी पे कैसा इफेक्ट लाएगा। इन चीज़ों को देखना। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनसे आगे हैं या पीछे हैं, टेक्नोलॉजी कुछ नई तो नहीं आ गई है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इसके अलावा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, Thus, the job of top level management is complex and stressful, demanding long hours and commitment. तो इनका जो काम होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है, स्ट्रेसफुल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कमिटमेंट मांगता है। तो सीधे बोल देंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है इनका। ओके, बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, जो कि बीच में होते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये लिंक होता है किनके बीच में, लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में और टॉप लेवल मैनेजर्स के बीच में, यानी कि बिल्कुल बीच में होते हैं। दे आर सबॉर्डिनेट्स टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट दे आर सबॉर्डिनेट्स टू द टॉप लाइन मैनेजर्स। यहाँ पे गलती हो गई है, माफ़ करिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये टॉप आप कर लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ठीक है यहाँ, ओके, टॉप लेवल। तो ये सबॉर्डिनेट किसके होते हैं, क्योंकि जैसे ये 3 है, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे लोअर, तो ये मिडिल यहाँ पे है, तो ये सबॉर्डिनेट्स हुए इसके टॉप लेवल मैनेजर्स के, और ये सुपीरियर हुए किससे, ये सुपीरियर हुए फर्स्ट लाइन मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर से। ओके, तो ये लिंक की तरह काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। जो प्लान्स को बनाया टॉप लेवल मैनेजर्स ने, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, सारा स्ट्रेटजी बना दिया, सब कुछ उन्होंने तैयार कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है, वो काम होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। ओके, एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो जिस तरीके से टॉप लेवल मैनेजर्स पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए, वैसे ही मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनके एक्ट के लिए, वो जो भी काम करते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल लेवल मैनेजर्स की, तो उनको मैनेज करना काम होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। साथ ही साथ जो प्लान्स फॉर्मुलेट किया टॉप लेवल मैनेजर्स ने, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई उसको इम्प्लीमेंट करवाना काम होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का।
कौन कौन लोग हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं? तो वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स। तो ये लोग मिडिल लेवल मैनेजर्स में मैनेजमेंट में आते हैं। और आपने यहाँ पे भी देखा, गौर किया होगा कि ये जो मैनेजर्स हैं ये हर डिपार्टमेंट से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? द मेन टास्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स ने जो प्लान्स बनाया, जो स्ट्रेटजीज बनाई, उनको इम्प्लीमेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजर्स की। मेन फंक्शंस क्या क्या है इनके? तो मेन फंक्शंस है टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज़, जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स को इंटरप्रेट करना, समझाना काम होता है किसका? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। जब तक वो इंटरप्रेट नहीं करेंगे वो क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजीज़ है, तब तक लोअर लेवल मैनेजर्स काम कर नहीं सकते। तो पहला काम तो जो होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, वो होता है जो भी प्लान किया है, जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई है टॉप लेवल मैनेजर्स ने, उसको इंटरप्रेट करना मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर्स को। उसके अलावा जो फंक्शन है टू इंश्योर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। ये इंश्योर करना कि जिस भी मिडिल लेवल मैनेजर्स में हर डिपार्टमेंट से मैनेजर्स आते हैं, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, उसके अलावा ऑपरेशन से, सेल्स से, हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ मैनेजर्स होते हैं। तो उनका काम होता है कि उनके डिपार्टमेंट में जो पर्सनल है, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो कम तो नहीं है। नेसेसरी जो पर्सनल होने चाहिए, जितनी ज़रूरत होती है उतने हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भैया क्या करो, ले कर आओ, HR वालों को इन्फॉर्म करो, वो रिक्रूट करके तुम्हें देंगे। क्लियर है? ओके। देन और क्या है फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का? वो है टू असाइन नेसेसरी टास्क टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो उनके डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो जो काम उनको देना है, वो उनको काम देते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ओके। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस वाले को अपने अपने एम्प्लॉयज़ को देगा, ह्यूमन रिसोर्स अपने एम्प्लॉय को देगा, मार्केटिंग वाला अपने एम्प्लॉयज़ को देगा, टास्क असाइन करेगा। तो ये फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। उसके अलावा टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू अचीव दियर गोल। जो टास्क दिया गया, जो टारगेट दिया गया किसी एम्प्लॉय को, उस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना भी काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके अलावा टू कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरत है, कोऑपरेट करना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो सही हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला चाहता है, या मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट वाला, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला चाहता है कि वो सेल को बढ़ाए, और उसने एक ऑर्डर ले लिया कहीं बाहर से, और उसने जितना ऑर्डर लिया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले के पास उतना इनफ प्रोडक्ट है ही नहीं बेचने के लिए, तो बिना इन्फॉर्म किए उसने ऑर्डर ले लिया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले ने इन्फॉर्म नहीं किया सेल्स डिपार्टमेंट वाले को, और सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ये लगता रहा अब तक कि इनफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, तो इस तरीके से उसने बाहर से ऑर्डर ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से क्या हो गया, काम में गड़बड़ी हो गई। तो ये बहुत ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के बीच में। और ये काम किन का होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कि अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। ओके। बात करते हैं नीचे के जो मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स। ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इट रेफर्स टू द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हायरार्की है, टॉप से लेकर के लोअर तक का, ये सबसे नीचे आते हैं। इनके नीचे बस वर्कर्स आते हैं। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये सब मिलकर के ऑपरेशन मैनेजमेंट बनाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। तो मैंने जैसा कहा कि इनके नीचे वर्कर्स आते हैं, तो वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करना, वर्कर्स को डायरेक्ट करना, उन्हें लीड करना काम होता है सुपरवाइजर्स का। उन पे हमेशा उनको चेक करते रहना, ओवरसी करना उनके काम को कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट कौन करता है? ये सुपरवाइजर्स करते हैं, जो कि लोअर लेवल मैनेजर्स में आते हैं। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड
वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। सुपरवाइजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स के एफर्ट्स की वजह से ही जो आउटपुट होता है उनके क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, मटेरियल वेस्ट ना हो इस बात का ध्यान रखा जाता है, और जो सेफ्टी है उस बात को भी ये भी फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। किसी भी आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है हार्डवर्क पे। किसके हार्डवर्क पे? लोअर लेवल मैनेजमेंट के और वर्कर्स के हार्डवर्क पे और उनकी लॉयल्टी पे। तो ये कुछ फंक्शंस थे लोअर लेवल मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। आपको मैनेजमेंट को कंपेयर करना है किन के बीच में। आपको पता लगाना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस के जैसा है, या मैनेजमेंट आर्ट्स के जैसा है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है। मैनेजमेंट कैसा है? साइंस है, आर्ट्स है, या प्रोफेशन है? तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा साइंस क्या है, आर्ट्स क्या है और प्रोफेशन क्या है। साथ ही साथ हम इन तीनों सब्जेक्ट के फीचर्स को समझेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे हम मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। और जो बिल्कुल सेम आएगा तो हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ये है, और नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस की। तो मैनेजमेंट को अगर साइंस के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस होता क्या है। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। किसी भी काम के सिस्टमेटिक नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। और साइंस हमें क्या बताता है? जनरल ट्रूथ्स बताता है, या जनरल फैक्ट्स बताता है, लॉज बताता है, जो भी हैपनिंग हमारे आसपास होती है उनके बारे में हमें बताता है। तो कुछ बेसिक फीचर्स है साइंस के, वो क्या है? तो कुछ बेसिक फीचर्स है। सबसे पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में सब कुछ एक्सप्लेन रहता है और उसका रीज़न भी हमें पता होता है कि ऐसा किस लिए हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही डिराइव किए गए हैं। ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी थ्योरी बना दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बाद ही उसे डिराइव किया गया है और अप्लाई किया जाता है। ओके, थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये जो साइंस के फीचर्स हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ये यूनिवर्सल होती है, हर जगह अप्लाइड है। ये ग्रेविटेशनल अर्थ के किसी भी ग्रेविटी जो है अर्थ के किसी भी कोने में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इसी के अलावा कुछ और फॉर्मूला है, न्यूटन्स के लॉ है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। यानी कि कोई भी नकार नहीं सकता कि मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया हर कोई मानेगा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल एक वैलिडिटी मिली हुई है साइंस के प्रिंसिपल्स को। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की या मैनेजमेंट के फीचर्स की। तो देखिए, लेट्स एग्जामिन वेदर द फीचर्स ऑफ साइंस इज एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट और नॉट। तो जो साइंस के फीचर्स थे वो मैनेजमेंट के फीचर्स पे एप्लीकेबल है या नहीं, मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो देखिए, मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए, एक चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि साइंस में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज था, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट हैज़ ओन थियोरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे साइंस में उसका एक थ्योरी था जो कि बहुत सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डिराइव किया गया था, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स हैं कुछ इसके अपने, और जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिराइव किया गया है। दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का जो फीचर है वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक तो टैली कर गया। दूसरा फीचर उसका था क्या? दूसरा फीचर था साइंस का कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। तो इसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट में होता है क्या ऐसा, देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव ऑल्सो डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट वाले भी दावा कर रहे हैं कि हमारा भी जो थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है ना, वो भी ऐसे तुक्के में नहीं बनाया गया है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही बनाया गया। चलिए, तो पहला टैली कर गया फीचर, दूसरा भी टैली कर गया साइंस के साथ। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड था यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, यानी कि
एज पर दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैनेजमेंट कैन चेंज इट सेल्फ, है ना। तो मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट एज प्योर एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। इस बात यहाँ पे पता चलता है। क्यों? देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है। वैलिडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के फिज़िकल लोकेशन के हिसाब से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये रिजिड नहीं है। जैसा कि साइंस का थ्योरी जो है रिजिड है प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। समझ में आ गया? इसीलिए ये जो थर्ड था फीचर साइंस का वो टैली नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट साइंस के जैसा है? बिल्कुल तो जी नहीं, कुछ तो है साइंस के जैसा, लेकिन बिल्कुल साइंस के जैसा नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। साइंस तो है लेकिन इनएग्जैक्ट है, एग्जैक्टली साइंस नहीं है। इट इज़ नीदर अ प्रिसाइज नॉर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसा बिल्कुल प्योर नहीं है। थोड़ा बहुत साइंस के जैसा है मैनेजमेंट और थोड़ा बहुत नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को अगर आर्ट के तौर पे देखा जाए तो देखते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट होता है, आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आर्ट तो कुछ भी होता है, हर किसी में कुछ न कुछ आर्ट होता है। किसी में पेंटिंग का आर्ट होता है, किसी में डांसिंग का होता है, किसी में म्यूज़िक का होता है, किसी में क्रिकेट का होता है। आर्ट कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है किसी इंसान के अंदर ये स्किल्स, या वो स्टडी से सीखता है, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है, या एक्सपीरियंस करके सीखता है। क्लियर है? तो ये आर्ट कहलाता है। द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। बेसिक फीचर क्या क्या है आर्ट्स के? तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे म्यूज़िक में ले लीजिए तो आपको शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो राग का नॉलेज होना चाहिए, तान का नॉलेज होना चाहिए, थाट के नॉलेज होने चाहिए। उसके बाद नृत्य में भी आपको थ्योरीज आते हैं, पेंटिंग में भी कुछ थ्योरीज है, एक्टिंग में भी कुछ थ्योरीज है, हर चीज़ में थ्योरी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज तो है आर्ट में। पहला फीचर तो ये है। दूसरा फीचर क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है? द यूज़ ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक सॉन्ग को आप अपने तरीके से गाते हो, कोई और इंसान अपनी तरीके से गाता है, कोई और अपने तरीके से गाता है। या पेंटिंग की बात कर ले तो सब इंसान का विज़न अलग अलग होता है, सब अपने अकॉर्डिंग पेंटिंग करते हैं। तो आर्ट का जो एप्लीकेशन है ना वो पर्सनलाइज्ड होता है। आपने सोचा कि ए, बी और सी ने तीनों ने पैरट का बनाया, पेंटिंग करी, लेकिन तीनों का सेम नहीं आएगा, तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि आर्ट का जो है एप्लीकेशन वो पर्सनलाइज्ड होता है, सबका अपने अपने हिसाब से होता है। थर्ड जो फीचर है वो है बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए आर्ट्स में, है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका आर्ट्स निखरता है। तो थर्ड फीचर ये है। फोर्थ क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आर्ट्स में होनी चाहिए। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल अ म्यूजिशियन मेक्स अ यूनिक कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। नोट्स कितने हैं म्यूज़िक में? सिर्फ 7 है, सा रे गा मा पा धा नी। और इन्हीं 7 सुरों से अलग अलग म्यूज़िक क्रिएट होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आर्ट क्रिएटिविटी है। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा उसी 7 नोट से कितने न जाने कितने अनगिनत म्यूज़िक निकल जाते हैं। क्लियर है? तो क्रिएटिविटी होती है। तो ये कितने फीचर्स हो गए आर्ट्स के, आपने देख लिया। थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और क्रिएटिविटी होती है। ये कुछ फीचर्स है। अब हम बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी ये फीचर्स अवेलेबल है। तो देखते हैं। लेट्स एग्जामिन वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द फीचर्स ऑफ एन आर्ट। कहता है कि जितने भी फीचर्स आर्ट्स में हैं वो सब मैनेजमेंट में अवेलेबल है, इसीलिए मैनेजमेंट भी क्या है? आर्ट है। देखते हैं भैया। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज था पहला फीचर। तो मैनेजमेंट में कैसे है? तो हमें पता है कि मैनेजमेंट में भी अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कह रहा है कि जिस तरीके से एक आर्टिस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है
ऑब्जर्वेशन करता है, स्टडी करता है, उसी तरीके से एक मैनेजर भी, सक्सेसफुल मैनेजर भी स्टडी करता है चीज़ों को, मार्केट की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और इस तरीके से थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट में भी। तो चलिए, पहला फीचर तो टैली कर गया। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग मैनेजर अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही चीज़ों को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। तो ये बात तो तय हो गई कि सबका मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग हो। तो यहाँ पे भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का वाला जो थ्योरी है वो काम कर रहा है। चलिए, 2 फीचर्स टैली हो गए। तीसरा है बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने कंपनी में दोगे, जितना ज़्यादा टाइम से आप मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, तो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस तो ऐसे ही आता है धीरे धीरे काम करने से। तो तीसरा भी टैली कर गया। जिस तरीके से आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस मिलता है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने से, और ज़्यादा वो निखरता है, सेम बात जाता है किसके साथ, मैनेजर्स के साथ। मैनेजमेंट में भी जितने ज़्यादा दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है। थर्ड है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी कैसे एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट में? तो देखिए, लाइक एनी अदर आर्ट, अ मैनेजर आफ्टर स्टडिंग वेरियस सिचुएशंस formulates his own theories for use in given situation. This gives rise to different style of management. तो जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अलग अलग आर्टिस्ट को सुन करके, उनसे सीख करके अपना कुछ नया क्रिएट करता है, वैसे ही एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट देखता है, बहुत सारे मैनेजमेंट को देखता है, मार्केट्स को देखता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता है, और फाइनली अपना एक अलग मेथड क्रिएट करता है, अपना एक अलग थ्योरी क्रिएट करता है। दैट इज दिस इज़ द प्रूफ दैट क्रिएटिविटी एग्जिस्ट्स इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये चारों के चारों जो फीचर्स थे वो टैली करते हैं आर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड इट इज़ अ प्योर आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन है या नहीं? तो देखिए, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है मैनेजमेंट? जब आप अपने हासिल किए हुए एजुकेशन को, यानी कि वो जो एजुकेशन होता है वो आप कैसे हासिल करते हो? किसी वैलिड फॉर्म से हासिल करते हो। आपके पास उसके लिए कुछ ना कुछ डिग्री होती है, और जब आप अपने स्किल को सोशल सर्विस में लगाते हो, सर्विस मोटिव के साथ, तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। भले ही पैसा मिलता है लोगों को, बट जो मेन मोटिव होता है प्रोफेशन का वो सर्विस होता है। तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स है प्रोफेशन के। तो अ प्रोफेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल कोई बनता है, तो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, चाहे वो लीगल प्रोफेशनल हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, यानी कि चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे अकाउंटेंट हो, इनका जो उनका जो मीडियम ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहाँ से इन्होंने सीखा है, स्किल को लिया है, वो कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे डॉक्टर MBBS की डिग्री लेता है, ठीक है, लॉयर लॉ करता है, उसी तरीके से जो इनकी जो नॉलेज है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ऑब्जर्व करके कहीं से बातें सीखी है, इन्होंने बिल्कुल स्पेशलाइजेशन किया है उस बॉडी से जा कर के, और उनसे डिग्री ली है, पूरे अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोफेशन में दूसरा फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि हर कोई जा कर के वो काम नहीं कर सकता। कोई भी वकील का काम नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, कोई भी अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते। इसको करने के लिए उन्हें लॉ करना पड़ेगा। अगर वो वकालत करना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो मेडिकल काउंसिल है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर वो CA का, अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, तो ICAI है ना, इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि अनुमति का मतलब वहाँ से डिग्री लेनी पड़ेगी, उन्हें एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे। तो एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। थर्ड जो फीचर है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस का क्या मतलब है? ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, वो सब एसोसिएटेड होते हैं किसी न किसी एसोसिएशन से। जैसे एक लॉयर है
वो एसोसिएट होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है, बार काउंसिल से। वैसे ही एक डॉक्टर होता है वो मेडिकल काउंसिल से एसोसिएटेड होता है। अगर ये एसोसिएशन चाहे तो किसी गलत काम करने के चलते, यानी मान लीजिए किसी वकील ने कुछ गलत कर दिया जो कि उस लॉ को तोड़ता है, किसी एक्ट को उसने तोड़ दिया, किसी लॉ को उसने तोड़ दिया, तो उन्हें बैन भी कर सकता है ये एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो बिल्कुल एसोसिएटेड होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन से, और उसी के दायरे में रह करके उन्हें काम करना पड़ता है। उसके अलावा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये नेक्स्ट फीचर है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, यानी कि कुछ आचार संहिताएं लागू होती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको हमेशा घेरे रहता है। फॉर एग्जांपल, ऑल डॉक्टर्स टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम्स ऑफ एंटर द प्रोफेशन। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं जो काम करूँगा या करूँगी वो कानून के दायरे में रह के करूँगी, या जो मेरी लिमिट है उसके अंदर रह के करूँगी। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हैं तो उन्हें बैन किया जा सकता है, उनसे डिग्री तक छीनी जा सकती है, उनका प्रैक्टिस रोका जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशनल्स हैं इनका जो होता है मोटिव, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। भले ही फ़ी इनको मिल जाता है, लेकिन मेन जो प्रोफेशनल्स का मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज़ टू सर्व देयर क्लाइंट्स interests by rendering dedicated and committed service. For example, the task of a lawyer is to ensure that his clients get justice, है ना। जिस तरीके से कोई वकील है तो उसका मोटिव क्या होता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसे मतलब न्याय मिले, साथ ही साथ जो डॉक्टर है उसका रहता है कि मेरा क्लाइंट ठीक हो जाए, इसकी हेल्थ सही हो जाए। तो इस तरीके से सर्विस मोटिव रहता है प्रोफेशनल्स का। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इन फीचर्स को करता है कि नहीं, मतलब इन फीचर्स को मीट करता है या नहीं। तो देखिए, लेट्स एग्जामिन वेदर मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन और नॉट। तो द एप्लीकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज़ टू मैनेजमेंट इज़ एग्जामिन्ड हेयर। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है क्या मैनेजमेंट में? तो देखिए, एक मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट की अपने MBA किया हो, ये सबसे पहली बात। लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी पड़ेगी। तो पहला जो चीज़ है, पहला जो फीचर है, ये टैली नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, भले ही IIMs में एडमिशन के लिए आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप MBA करते हो और उसके बाद आप मैनेजर बनते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि MBA करना ही पड़ता है मैनेजर बनने के लिए। ठीक है, प्रमोट हो करके भी कोई मैनेजर बन जाता है, एक ग्रेजुएट इंसान भी मैनेजर बन जाता है। तो पहला तो टैली नहीं कर रहा है भैया ये फीचर। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो डॉक्टर बनने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, वकील बनने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर है? कोई भी मैनेजर बन सकता है। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है? AIMA जो है हैज़ लेट डाउन there are several association of practicing managers in India like All India Management Association। मैनेजर्स को कमांड करने के लिए ये एसोसिएशन है तो, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सच एन एसोसिएशंस। लेकिन लीगली ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं किया गया है कि जो मैनेजर होंगे उन्हें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जबकि एक डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल कमांड करता है, एक लॉयर को बार काउंसिल कमांड करता है, लेकिन मैनेजर्स के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर्स पे लागू होता है, लेकिन अगर वो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं तब, अगर नहीं जुड़े हैं तो ऐसा कुछ ये लागू नहीं होता है। सर्विस मोटिव नहीं, मैनेजमेंट का पूरा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो सर्विस मोटिव तो कतई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हो कि ये मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है? तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशंस लाइक लीगल, अकाउंटिंग और मेडिकल प्रोफेशंस बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल मीट नहीं करता है, तो ये फुल फ्लेज्ड मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है? तो सिर्फ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, फुल फ्लेज्ड क्या था? आर्ट्स था, मैनेजमेंट आर्ट्स था पूरा का पूरा। साइंस भी इनएग्जैक्ट था और
प्रोफेशन भी ये पूरी तरह से नहीं है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। एक कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में आपके पहले यूनिट में, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, और भी बहुत सारे ऑपरेशनल, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना ही, सिंक्रनाइज करना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रनाइज्ड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। जब तक डिपार्टमेंट्स के बीच में यूनिटी नहीं होगी, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे, तो काम स्मूथली हो नहीं पाएगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इन सब को जो बांध के रखता है वही चीज़ कहलाती है कोऑर्डिनेशन। हेनरी फ्योल के हिसाब से कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेज, सिंक्रनाइजेज एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शंस एंड फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हेनरी फ्योल कहते हैं कि हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को अच्छे से एक्शन में लाने के लिए और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इस इमेज के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सबके बीच में जो हार्मनी क्रिएट हो रही है ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो रही है। नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का? ठीक है, तो देखिए, ग्रोथ इन साइज सबसे पहला जो नीड है किसका? कोऑर्डिनेशन का, वो है ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन होने की वजह से ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उस लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट आएगा। और जब लोग बढ़ेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको कमांड करना। ठीक है, जब लोग बढ़ेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कैसे हम इंटीग्रेट करें उनके एफर्ट्स को और उनके एक्टिविटीज़ को। तो मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंडिविजुअल गोल को और कंपनी के कॉमन गोल को क्या करें, वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें ताकि एक हार्मनी इस्टेब्लिश हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ग्रोथ इन साइज़ के लिए। जब अगर कंपनी का ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है, होना है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ होते हैं। फाइनेंस वालों का अपने हिसाब से होता है, मार्केटिंग वालों का अपने हिसाब से होता है, सेल्स वालों का अपने हिसाब से होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन इसी वजह से इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंशिएशंस हैं इन डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करें और उनके कॉन्फ्लिक्ट को होने से बचाएं, दूर करें, ताकि स्मूथ रनिंग हो सके बिजनेस की। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है। अब देखिए, थर्ड जो नीड है या इम्पोर्टेंस है वो क्या, किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन? तो स्पेशलाइजेशन की वजह से। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर को रिक्रूट किया जाता है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, पढ़ के आए होते हैं और सबको अपना अपना नॉलेज होता है और सबका अपना अपना स्किल होता है। सब स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसके वजह से वो किसी और से सलाह मशवरा करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मेरे
इज़्ज़त पे बात आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं किसी और से कोऑर्डिनेट करने की। तो ये स्पेशलाइजेशन का जो थोड़ा सा अहंकार कह सकते हैं, इसके वजह से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स में। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वो कोऑर्डिनेट करे, किसी में अहंकार ना आने दे, और तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कोऑर्डिनेशन इसके लिए भी। अब बात करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की, यानी कि विशेषताएं की। विशेषताएं क्या क्या है कोऑर्डिनेशन की, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो हमें पता है एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंटल गोल को और कलेक्टिवली कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ काम करता है। तो जब तक उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक काम सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो बाय यूनिफाइंग unrelated or diverse interests into purposeful work activity, it gives a common focus to group effort to ensure that the performance is according to the plans. तो वही मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना एक सबसे पहला कोऑर्डिनेशन का फीचर हो गया। दूसरा है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस का क्या मतलब है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम करते हैं, फाइनेंस वाले अपना काम करते हैं, मार्केटिंग वाला अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उन सब काम को जब तक एक साथ लाया नहीं जाएगा तब तक इंडिविजुअल काम का कोई महत्व नहीं रह जाता। मान लीजिए मार्केटिंग वाले ने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर दिया और ऑर्डर ले लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले ने बनाया ही नहीं वो प्रोडक्ट, तो फिर वो ऑर्डर लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं ना सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करें, यही तो ये एक विशेषता है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक मैनेजमेंट में ही ज़रूरत नहीं है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक क्रिकेट टीम में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत वैल्यू होती है, एक आर्मी में कोऑर्डिनेशन की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन जो होता है उससे काम बिगड़ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करें मिडिल लेवल मैनेजर्स से, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करे लोअर लेवल से और उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करे टॉप लेवल को, ठीक है। पीयर अब एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन पास करे, हर एक डिपार्टमेंट अलग अपना, जैसे फाइनेंस वाले अपना पास करे मार्केटिंग को, मार्केटिंग पास करे ऑपरेशनल को, ठीक है। इस तरीके से ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी के पास ऑन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट फंक्शन होता है। देखिए, अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to the willing spirit. तो सोचा समझा होता है कोऑर्डिनेशन, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं, हम भूल गए थे या कुछ बहाना नहीं चलेगा। डेलिबरेट फंक्शन है, आपको करना ही करना है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यही था पहले यूनिट में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। क्लास 12 के पहले यूनिट में इतना था। लंबा हो गया चैप्टर क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और लंबा होगा, तो अगर आप थक जाते हो तो बीच बीच में पॉज करके उसके बाद आप कैरी ऑन करिए। तो हर एक कॉन्सेप्ट ज़रूरी था और मैंने सबको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट के साथ। तब तक देखते रहिए NCERT ज़ोन को। थैंक यू वेरी मच।